नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण भारतीय चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमें जो कुछ नोट्स मिले हैं वो खास तौर पर इस ग्रंथ के दूसरे खंड और उसके बाद के हिस्सों पर रोशनी डालते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी मतलब इन हिस्सों के महत्व को, उनकी बनावट को और उनमें समय के साथ जो बदलाव आए हैं उन्हें समझने की। बिल्कुल। ये ग्रंथ देखा जाए तो भारतीय चिकित्सा ज्ञान की एक तरह से आधारशिला है। हम्म। जैसा कि नोट्स में जिक्र भी है, जब नवंबर 1981 में वाराणसी में विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ, हम्म। उसमें इसका दूसरा खंड जारी हुआ। अच्छा। तो विद्वानों ने इसका जबरदस्त स्वागत किया था। अच्छा। और ये इस बात का सबूत था कि भई इस पर और गहन काम करने की कितनी जरूरत महसूस की जा रही थी। इसकी सामग्री इतनी ज्यादा है, हम्म। इतनी गहरी है कि इसे समझना अपने आप में एक यात्रा है सही में। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इंट्रोडक्शन टू चरक संहिता .pdf के कुछ अंश हैं और ये खास तौर पर चरक संहिता के अंतिम 3 खंडों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। हाँ। इनकी संरचना, इनमें क्या विषय हैं, इस पर जोर दिया गया है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन अंशों में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जहाँ पाठ में मिलने वाली जो भिन्नताएं हैं, मतलब टेक्सचुअल वेरिएशंस, हाँ हाँ। और उनके जो सुझाए गए सुधार हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट दी गई है। अच्छा। और ये सूची हमें दिखाती है कि हजारों साल पुराने इन ग्रंथों को आज सही रूप में समझना कितना चुनौतीपूर्ण काम है। मतलब हम्म। एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर मायने रखता है। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है, हम्म। इसका मिशन क्या है? मतलब हमारा लक्ष्य है चरक संहिता के इन बाद के हिस्सों की बनावट, उनकी विषय वस्तु और उनके ऐतिहासिक संदर्भ को थोड़ा खंगालना। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खंड क्यों महत्वपूर्ण है। हाँ, और साथ ही ये भी देखेंगे कि समय के साथ इस ग्रंथ के पाठ में कैसे बदलाव आए, क्यों आए, और विद्वानों ने, जैसे कि स्रोत के लेखक हैं पीवी शर्मा, उन्होंने इन प्राचीन लेखों की सटीक व्याख्या करने के लिए क्या तरीके अपनाए हैं। हम्म। ये समझना सिर्फ अकादमिक रूप से ही नहीं, बल्कि इस ज्ञान के सही इस्तेमाल के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चरक संहिता के दूसरे खंड हम्म। और इसके बाद के खंडों के महत्व की। ये खंड मुख्य रूप से 3 हिस्सों पर केंद्रित है: चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। अक्सर एक पंक्ति कही जाती है, चिकित्सा शास्त्रेषु चरकस्तु चिकित्सिते। हाँ हाँ। इसका मतलब है कि चिकित्सा के शास्त्रों में चरक विशेष रूप से चिकित्सा यानी रोगों के इलाज के वर्णन में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या स्रोत इसी बात पे जोर देता है? हाँ बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि चरक की महानता इस बात में है कि उन्होंने रोगों के प्रबंधन, यानी उनके निदान और उपचार का एक बहुत ही व्यवस्थित, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीका पेश किया। अच्छा। लेकिन बात सिर्फ रोगों के इलाज तक ही सीमित नहीं है। चरक संहिता केवल नुस्खों की किताब नहीं है। ये आत्रेय संप्रदाय नाम का एक पूरा चिकित्सा दर्शन है, उसकी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती है। ओहो। इसलिए जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो हम सिर्फ बीमारियों के इलाज के बारे में नहीं जान रहे होते, बल्कि स्वास्थ्य, जीवन और चिकित्सा के प्रति एक खास नजरिया, उसके बारे में भी सीखते हैं। ये इसे और भी महत्वपूर्ण बना देता है। तो चलिए पहले चिकित्सा स्थान को थोड़ा और करीब से देखते हैं। स्रोत बताता है कि इसमें 30 अध्याय हैं और ये मुख्य रूप से रोगों के उपचार पर केंद्रित है। लेकिन ये भी कहा गया है कि इसमें रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन पर भी जोर है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। चिकित्सा स्थान सिर्फ बीमारी होने के बाद के इलाज, मतलब क्योरेटिव एस्पेक्ट पर ही बात नहीं करता। हम्म। इसके पहले 2 अध्याय रसायन, यानी रिजुविनेशन, और वाजीकरण, यानी एफ्रोडीजियाक्स, ये पूरी तरह से स्वास्थ्य को बनाए रखने, उम्र के असर को कम करने और जीवन शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि चरक का दृष्टिकोण कितना समग्र था, कितना होलिस्टिक था। बीमारी को रोकना और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना भी उतना ही जरूरी था जितना कि बीमारी का इलाज करना। और स्रोत में इसकी संरचना के बारे में एक खास बात बताई गई है। अध्यायों को 4 भागों या पाद में बांटने की शैली बताया गया है कि ये पाणिनि की अष्टाध्यायी जैसे व्याकरण ग्रंथों में तो मिलती है, पर किसी और चिकित्सा संहिता में नहीं। इसका क्या महत्व हो सकता है? ये संरचना वाली बात वाकई दिलचस्प है। पाणिनि और पतंजलि के जो व्याकरण ग्रंथ हैं, वो ज्ञान को व्यवस्थित करने के बेहतरीन उदाहरण हैं। हाँ। तो शायद इसी तरह चरक संहिता में पादों का इस्तेमाल
विषयों को और ज्यादा लॉजिकल और सुसंगत तरीके से पेश करने की एक कोशिश थी। अच्छा। ये ग्रंथ की जो जटिल सामग्री है उसे सीखने और याद रखने में मदद करता होगा। ये दिखाता है कि ग्रंथ के रचनाकारों ने न केवल कंटेंट पर बल्कि उसे पेश करने के तरीके पर भी कितना ध्यान दिया। चिकित्सा स्थान में रोगों का वर्णन किस तरह किया गया है? स्रोत में एक व्यवस्थित तरीके का जिक्र है। हाँ, तरीका बहुत ही वैज्ञानिक और क्रमबद्ध है, सिस्टमैटिक। हर रोग के लिए पहले उसकी परिभाषा दी जाती है, फिर उसके अलग अलग नाम मतलब पर्यायवाची, उसके प्रकार, कारण यानी हेतु, वो शरीर में कैसे पनपता है मतलब संप्राप्ति या रोगजनन, उसके शुरुआती लक्षण जिन्हें पूर्व रूप कहते हैं, फिर मुख्य लक्षण यानी रूप, रोग ठीक हो सकता है या नहीं और कितना गंभीर है, वो साध्यता, उपचार के सामान्य सिद्धांत, फिर खास दवाएं और उनके योग मतलब अलग अलग दवाओं के मिश्रण। अच्छा, योग। और साथ ही रोगी के लिए क्या जरूरी खाना पीना है, कैसी जीवन शैली रखनी है यानी पथ्यापथ्य, हाँ। उसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। ये आजकल की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें रोग विवरण के तरीके से काफी मिलता जुलता है। स्रोत में एक और बात ध्यान खींचती है, दृढ़ बल का योगदान। कहा जाता है कि चिकित्सा स्थान के 30 में से 17 अध्यायों का श्रेय दृढ़ बल को दिया जाता है, जिन्होंने संहिता के अधूरे हिस्से को पूरा किया। क्या ये सर्वसम्मति से माना जाता है? देखिए, ये थोड़ा पेचीदा मुद्दा है और इस पर विद्वानों में पूरी तरह सहमति नहीं है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है। हाँ? पारंपरिक रूप से खासकर चक्रपाणि दत्त, जो चरक संहिता के सबसे प्रसिद्ध टीकाकार हैं, उनकी व्याख्या के अनुसार ऐसा माना जाता है कि चरक संहिता का करीब 1/3 हिस्सा समय के साथ लुप्त हो गया था। अच्छा। जिसे बाद में शायद 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास दृढ़ बल ने पूरा किया। इसमें चिकित्सा स्थान के अंतिम 17 अध्याय और साथ ही कल्प स्थान और सिद्धि स्थान पूरे के पूरे शामिल हैं। ओहो, पूरा 1/3 हिस्सा। हाँ, लेकिन कुछ दूसरे सबूत भी हैं, जैसे कि नवनीतकम जैसे पुराने ग्रंथों में मिलने वाले उद्धरण या जेजट जैसे दूसरे टीकाकारों की राय, वो इस पर थोड़ा सवाल उठाते हैं। अच्छा। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद कुछ हिस्से मूल चरक के ही थे या उनमें बाद में कम बदला हुए। स्रोत लेखक पीवी शर्मा भी इस बहस से वाकिफ हैं और इसे स्वीकार करते हैं। तो ये कहना ज्यादा सुरक्षित है कि दृढ़ बल का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन उसकी ठीक सीमा क्या थी, इस पर अभी भी चर्चा जारी है। ये दिलचस्प है कि कैसे इतिहास की परतें खुलती हैं। अब सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान के बीच के संबंध पर आते हैं। स्रोत बताता है कि दोनों का पहला अध्याय एक ही विषय दीर्घायु से जुड़ा है, लेकिन कहानी में थोड़ा अंतर है। हाँ, ये तुलना बहुत रोचक है। सूत्र स्थान का पहला अध्याय है दीर्घ जीवितीय और चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय है रसायनपाद। दोनों लंबी और स्वस्थ आयु कैसे पाएं, इस पर केंद्रित हैं। दोनों में कहानी है कि कैसे ऋषिगण ज्ञान पाने के लिए देवराज इंद्र के पास गए। हाँ। लेकिन अंतर यह है, सूत्र स्थान में ऋषिगण स्वस्थ हैं और वे मानव जाति के कल्याण के लिए बीमारियों से बचाने के उपाय जानने इंद्र के पास जाते हैं। भारद्वाज उनके प्रतिनिधि बनकर जाते हैं। अच्छा, प्रतिनिधि के तौर पर। और चिकित्सा स्थान की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ ऋषिगण खुद अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस कर रहे हैं, वो ठीक से यज्ञ वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। ओहो। और इस चिंता में वे इंद्र के पास जाते हैं। तब इंद्र उन्हें हिमालय में उगने वाली दिव्य रसायन औषधियों के बारे में बताते हैं, जिनसे उनका स्वास्थ्य और आयु फिर से बढ़ सके। अच्छा। यहाँ प्रतिनिधि के रूप में भारद्वाज का नाम नहीं है, बल्कि आत्रेय का जिक्र है, जिन्होंने फिर ये ज्ञान अपने शिष्य पुनर्वसु आत्रेय को दिया। फिर एक और परंपरा है, जैसा कि वाग्भट के ग्रंथों में मिलता है, वो कहती है कि आत्रेय स्वयं इंद्र के पास गए थे। तो एक ही मूल विचार के इर्द गिर्द अलग अलग कथाएं हैं, इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? ये अंतर शायद आयुर्वेद के 2 अलग अलग पहलुओं पर जोर देने के लिए है। सूत्रस्थान की कहानी शायद आयुर्वेद के ज्यादा व्यापक, लोक कल्याणकारी और प्रिवेंटिव मतलब निवारक पहलू पर जोर देती है। ठीक है। रोगों के उपचार और कायाकल्प यानी रिजुविनेशन पर ज्यादा केंद्रित है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही परंपरा के भीतर अलग अलग समय पर या अलग अलग संदर्भों में जोर थोड़ा बदल सकता है। ये प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या में एक आम बात है, ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कल्प स्थान और सिद्धि स्थान की ओर। स्रोत के अनुसार कल्प स्थान का मुख्य विषय क्या है? कल्प स्थान अनिवार्य रूप से फार्मास्यूटिक्स या औषधि निर्माण पर केंद्रित है, लेकिन खास तौर पर उन दवाओं पर जो शरीर से दोषों को निकालने के लिए प्रयोग की जाती हैं, यानी वमन कराने वाली एमेसिस और विरेचन कराने वाली पर्गेशन औषधियां।
अच्छा, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन वाली दवाएं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें कुल 12 अध्याय हैं जिनमें अलग-अलग औषधीय पौधों जैसे मदन फल, जीमोतक, इक्ष्वाकु वगैरह उनसे अलग-अलग तरह के योग यानी फॉर्मुलेशंस बनाने की विधियां बताई गई हैं। सिर्फ योग ही नहीं बल्कि इन औषधियों को कब और कैसे इकट्ठा करना है, कैसे स्टोर करना है और अलग-अलग मरीजों के लिए उनकी मात्रा कैसे तय करनी है, इसका भी पूरा विवरण है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल खंड है। और सिद्धि स्थान, इसका क्या फोकस है? सिद्धि स्थान भी 12 अध्यायों का है और ये पंचकर्म यानी शरीर शुद्धि की जो 5 मुख्य प्रक्रियाएं हैं उनके सफल प्रयोग मतलब सिद्धि पर केंद्रित है। सिद्धि यानी सफलता। हाँ, सफलता। हालांकि इसमें वमन और विरेचन का भी जिक्र है, लेकिन इसका मुख्य जोर बस्ती यानी मेडिकेटेड एनेमा पर है, जिसे आयुर्वेद में आधि चिकित्सा माना जाता है। आधि चिकित्सा, वाह। हाँ, इसमें अलग-अलग तरह की बस्तियों, उनके योगों, उन्हें देने की विधि और किन हालतों में वे फायदेमंद हैं या नहीं, इसका पूरा विवरण है। साथ ही पंचकर्म के दौरान जो संभावित समस्याएं हो सकती हैं, जिन्हें व्यापद कहते हैं। व्यापद? हाँ, और उनके समाधान का भी वर्णन है। और अंत में सिद्धि स्थान में तंत्र युक्ति का भी वर्णन है। ये वो 36 तार्किक उपकरण या सिद्धांत हैं जिनकी मदद से किसी शास्त्र या ग्रंथ को सही ढंग से समझा और उसकी व्याख्या की जा सकती है। अच्छा, समझने के तरीके। हाँ, तो सिद्धि स्थान प्रक्रियाओं की सफलता और ग्रंथ को समझने की कुंजी दोनों देता है। कल्प स्थान और सिद्धि स्थान मिलकर पंचकर्म चिकित्सा का पूरा व्यवहारिक आधार तैयार करते हैं। लेकिन इन प्राचीन ग्रंथों को समझना सिर्फ उनकी संरचना या विषय वस्तु जानने तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि आपने शुरू में कहा था, असली चुनौती आती है पाठ की सटीकता को लेकर। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में पाठ्य भिन्नताओं और सुझाए गए सुधारों की एक लंबी सूची है। यह हिस्सा वाकई ध्यान खींचता है। बिल्कुल। यहीं पर प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन वाकई में जटिल और रोमांचक हो जाता है। आप सोचिए, ये ग्रंथ हजारों साल पहले रचे गए, हाँ, फिर हाथ से नकल करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए गए। इस प्रक्रिया में गलतियां होना तो स्वाभाविक है। किसी लिखने वाले मतलब स्क्राइब से कोई अक्षर छूट गया, कोई शब्द गलत पढ़ लिया गया, या कभी-कभी किसी ने अपनी समझ के हिसाब से कुछ बदल दिया। हाँ, मानवीय भूल तो हो ही सकती है। बिल्कुल। फिर जब छापाई शुरू हुई तो अलग-अलग संपादकों ने अलग-अलग पांडुलिपियों के आधार पर संस्करण छापे। जैसे स्रोत में जामनगर, चौखंबा, निर्णय सागर संस्करणों का जिक्र है। इससे पाठभेद और बढ़ गए। हाँ, अच्छा, कभी-कभी तो महान टीकाकारों ने भी किसी शब्द का गलत अर्थ समझ लिया, जिससे आगे भ्रम फैलता गया। क्या हम स्रोत में दिए गए कुछ उदाहरणों पर नजर डाल सकते हैं ताकि समझ सकें कि ये भिन्नताएं किस तरह की होती हैं और उनका क्या असर पड़ता है? जरूर, जरूर। स्रोत में कई अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे मात्रा में अस्पष्टता। भल्ला तक तेल एक औषधीय तेल है। हाँ, उसे बनाने की विधि में CI8215 मुलट्ठी के पेस्ट यानी कल्क की मात्रा सिर्फ अक्षसम बताई गई है, जो करीब 10-12 ग्राम होता है। बस इतना सा। हाँ, और तेल कितना है? 2.5 किलो से ज्यादा। तो ये मात्रा बहुत ही कम लगती है। एक प्रस्तावित सुधार नागसम है, लगभग 80 ग्राम। लेकिन स्रोत लेखक PV शर्मा को वो भी पूरी तरह सही नहीं लगता। यहाँ पाठ में मतलब स्पष्टता की कमी है। अप्रासंगिक शब्द गुल्म यानी पेट की गांठ के इलाज में सीना 5.76-77 एक श्लोक में पेया यानी पतला दलिया पिलाने की बात कही गई है, जो उस संदर्भ में ठीक नहीं बैठती। अच्छा, सुझाव दिया गया है कि मूल पाठ शायद स्नेह मात्राश्च यानी स्नेह की उचित मात्रा रहा होगा, पेया नहीं। देखिए, सिर्फ एक शब्द बदलने से इलाज का तरीका ही बदल जाता है। बिल्कुल। गलत पहचान। एक योग में सीना 3 पाठ मिलता है सुरा सुराहा। टीकाकार चक्रपाणी ने इसे देवदारू यानी एक पेड़ और शराब समझ लिया। लेकिन संदर्भ को देखते हुए PV शर्मा का सुझाव है कि यहाँ दारवी सुरा पाठ होना चाहिए, जहां दारवी का मतलब दारू हल्दी है और सुरा का मतलब इंद्र वारुणी है, एक बेल। पूरी जड़ी बूटियों की पहचान ही बदल गई। अरे बाप रे, ये तो वाकई बड़े अंतर हैं। एक छोटे से बदलाव से दवा या इलाज का पूरा मतलब बदल सकता है। और भी उदाहरण हैं। अर्थहीन शब्द। एक जगह C6.40 संकल्कन शब्द आया है, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। संदर्भ से लगता है कि सही शब्द संकल्प यानी पेस्ट या लेप होना चाहिए। ये शायद लिखने वाले की गलती है, स्क्राइबल एरर। अच्छा, गलत वस्तु कुष्ठ रोग के एक योग में C7.120 पयः
यानी दूध डालने को कहा गया है, जो वहां मौजूद दूसरी चीजों के साथ मेल नहीं खाता। सुझाव है कि ये रजह यानी पराग होना चाहिए, क्योंकि एक अन्य औषधि कम पिल्लक के फूलों का पराग इस्तेमाल होता है। दूध की जगह पराग। हाँ, वर्तनी की त्रुटि। एक जगह C7.123 पकंगुल लिखा है, जिससे भ्रम हुआ कि ये कौन सी चीज है। सही वर्तनी पकंगुरह विसर्गा के साथ होनी चाहिए, जो एक जाने पहचाने पौधा को इंगित करती है। टीकाकार की चूक। यहां तक कि महान टीकाकार चक्रपाणी से भी चूक हुई। नीली साराणी C18.87 में उन्होंने नीली का अर्थ इंडिगो फेरा, मतलब नील का पौधा ले लिया। नील। हाँ, जबकि पीवी शर्मा तर्क देते हैं कि यहां शायद किसी पेड़ के सार यानी हार्टवुड की बात हो रही है, न कि नील की। इसी तरह जिह्वा के पक्षाघात यानी टंग पैरालिसिस के वर्णन में CI 2841 ऐसा लगता है कि मूल पाठ की एक पंक्ति गायब है और चक्रपाणी की व्याख्या ने स्थिति को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। और एक उदाहरण विषम ज्वर मतलब इंटरमिटेंट फीवर के संदर्भ में भी है, CI 2342, जहां विषमानाशन यानी अनियमित भोजन शब्द पर सवाल उठाया गया है। हाँ, लेखक का सुझाव है कि ज्वर के संदर्भ में विषम ज्वरात यानी विषम ज्वर से ये ज्यादा तार्किक लगता है। ये सब उदाहरण हमें दिखाते हैं कि पाठ्य आलोचना, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म कितनी जरूरी है। हमें किसी एक संस्करण या एक टीका को ही अंतिम सत्य मानकर नहीं चलना चाहिए। स्रोत के लेखक PV शर्मा, जिन्होंने ये सुधार प्रस्तावित किए हैं, वे खुद मानते हैं कि यह काम जोखिम भरा है। किसी स्थापित पाठ को बदलने का सुझाव देना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल। शर्मा जी स्पष्ट लिखते हैं कि वे इस काम के जोखिमों से वाकिफ हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ गलतियां निकालना नहीं है। हाँ। उनका लक्ष्य है चरक संहिता का एक ज्यादा सटीक, ज्यादा विश्वसनीय और आलोचनात्मक संस्करण, एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करने में मदद करना। अच्छा। इसके लिए उन्होंने अलग अलग पुरानी पांडुलिपियों को देखा, अपने दशकों के जो क्लिनिकल अनुभव हैं उनका इस्तेमाल किया और G.J. मिलेनबेल्ट जैसे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के काम से भी मदद ली, जिन्होंने भारतीय चिकित्सा शास्त्रों पर बहुत काम किया है। उनका मानना है कि ज्ञान कभी स्थिर नहीं होता, उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। त्रुटियों को सिर्फ इसलिए बनाए रखना कि वो पुरानी है, ये सही नहीं है। तो उनका सुझाव क्या है? हमें इन ग्रंथों को कैसे पढ़ना चाहिए? उनका सुझाव है कि चरक संहिता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। हमें अलग अलग संस्करणों को देखना चाहिए, अलग अलग टीकाकारों की व्याख्याओं को पढ़ना चाहिए और सबसे जरूरी अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। खुला दिमाग रखना। हाँ, हमें संदर्भ को समझना चाहिए, तर्क का प्रयोग करना चाहिए और जहां पाठ संदिग्ध लगे वहां सवाल उठाने से हिचकना नहीं चाहिए। ज्ञान के क्षेत्र में कोई भी अंतिम शब्द नहीं होता। तो आज के इस गहन पड़ताल से हमने क्या सीखा? हमने चरक संहिता के बाद के महत्वपूर्ण खंडों चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान की संरचना को समझा। हमने देखा कि ये खंड कैसे न केवल रोगों के उपचार बल्कि औषधि निर्माण, शरीर शुद्धि की प्रक्रियाओं और यहाँ तक कि स्वास्थ्य को बनाए रखने जैसे विषयों पर भी गहराई से जानकारी देते हैं। चरक का दृष्टिकोण वाकई बहुत व्यापक था। और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी बात, हमने ये समझी कि इन प्राचीन ज्ञान भंडारों तक पहुंचना कोई सीधी राह नहीं है। समय, मानवीय गलतियों और व्याख्याओं की परतों ने मूल पाठ को कई जगहों पर धुंधला कर दिया है। ये बात तो है। इसलिए पाठ्य आलोचना, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म सिर्फ भाषाविदों का काम नहीं है, बल्कि यह उस ज्ञान के सही अर्थ और उसके सही अनुप्रयोग को समझने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है। बिना सटीक पाठ के ज्ञान का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर चिकित्सा जैसे क्षेत्र में। यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जब हम किसी प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ के विकास, उसमें समय के साथ आए बदलावों और संभावित पाठ भ्रष्टाचार को समझते हैं, तो ये पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के प्रति हमारे नजरिए को कैसे प्रभावित करता है? क्या इससे उनका महत्व कम हो जाता है या और बढ़ जाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मेरे विचार में यह उनके महत्व को कम नहीं करता, बल्कि हमें उनके प्रति ज्यादा सम्मानजनक और साथ ही ज्यादा आलोचनात्मक नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये ग्रंथ मानवीय प्रयासों का नतीजा हैं, जिनमें समय के साथ बदलाव आए हैं। और ये एक और जरूरी सवाल खड़ा करता है, किसी भी प्राचीन चिकित्सा पद्धति या नुस्खे को आज के समय में अपनाने से पहले उसके मूल पाठ को पूरी सावधानी और सटीकता से स्थापित करना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ। ज्ञान का सम्मान करना
और उसे आंख बंद करके मान लेना, ये दो अलग बातें हैं। बिल्कुल, प्राचीन ज्ञान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे संरक्षित करना। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।